Hello and welcome to Learning Chemistry with SK Verma। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज। और इसमें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरपीएससी एग्जाम्स के, वो हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में आईआर को खत्म करेंगे। यस, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री से जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें इन्होंने बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो पूछा है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला फ्रेंड्स नॉन लीनियर और लीनियर कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। नॉन लीनियर के लिए होता है 3n-6 और लीनियर के लिए ये होता है 3n-5। तो सबसे पहले बेंजीन देख लेते हैं, ये नॉन लीनियर है। यहाँ पर n आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो बेंजीन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 12, तो 3 × 12 - 6 हो गया, तो इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 30। CO2 यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला लगेगा 3n-5, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 × 3 - 5 हो गया 4। इसी तरह से आप नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाएंगे SO2 के लिए, ये भी नॉन लीनियर है, तो इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3। तो इस तरह से बेंजीन की 30, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 4 और आपका जो SO2 है उसकी 3, आंसर हो गया आपका इसमें 3। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, या फिर नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन या फिर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये एक ही चीज होती है। आपको ये जो इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ये एक ही होते हैं बेसिकली। तो आपको कोई ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन कितने होंगे या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे, फॉर्मूला वही है। नॉन लीनियर के लिए आपका 3n-6 और लीनियर के लिए 3n-5। अब केमिस्ट 2011 से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ओके, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखाने की कंडीशन आपकी ये रही, क्या है ये, डी म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वो सारे मॉलिक्यूल जिनके किसी भी एक वाइब्रेशन में डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, वो आपके आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी एक वाइब्रेशन में डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए आईआर एक्टिव होने के लिए। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके डाइपोल मोमेंट में चेंज होता ही नहीं है ना, तो वो आपके होमोडायटमिक मॉलिक्यूल हैं। इनमें वाइब्रेशंस के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, पहले भी जीरो होता है, बाद में भी जीरो ही रहता है। तो आपका H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं होमोडायटमिक मॉलिक्यूल, ये आईआर इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका H2। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CH4 और जो CO2 है, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें डाइपोल मोमेंट तो आपका जीरो होता है इनिशियल, लेकिन किसी न किसी एक वाइब्रेशन में डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट में चेंज हो जाता है, इसलिए ये आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब आपका जूनियर केमिस्ट 2014 से है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशन इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन से वाइब्रेशन को परफॉर्म करने में मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दे देता हूं, वो ये है कि बेसिकली जो वाइब्रेशंस दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक आपका बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमेशा ही बेंडिंग से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपके पास इस स्प्रिंग है, इसको आपको स्ट्रेचिंग करनी है ना, और उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, या इसकी आप बेंडिंग करेंगे, इस स्प्रिंग की इस तरह से बेंड कर देंगे, उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो एनर्जी आपको स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा ही एक केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेचिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए, बेंडिंग में कम एनर्जी चाहिए, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा बेंडिंग से ज्यादा होती है। अब स्ट्रेचिंग के देखिए दो टाइप हैं, है ना, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो उसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ही ज्यादा होती है, यानी कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है या ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसलिए एसिमेट्रिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से हमेशा ही ज्यादा होती है। ये दोनों ऑर्डर याद कर लेना, ये कभी ना कभी जरूर आते हैं, जैसा कि यहाँ पर केमिस्ट 2014 में आ गया। हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट इन्होंने पूछी है। तो अब देखो, ये जो ट्विस्टिंग और वेजिंग है ये बेंडिंग के टाइप है ना, तो बेंडिंग की तो स्ट्रेचिंग से वैसे ही कम होती है, और ये दोनों स्ट्रेचिंग है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेचिंग है, तो आपको समझ में आ गया, यानी कि 1 और 2 तो स्ट्रेचिंग है और 3 और 4 बेंडिंग है। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग की ज्यादा होती है, इसका मतलब 1 और 2 में से आंसर होना चाहिए। अब 1 और 2 में से भी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, इसलिए आंसर आएगा आपका नंबर 2। कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, आपको पता चल गया है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बेंडिंग से, और एसिमेट्रिक ज्यादा होती है सिमेट्रिक से। ACF 2018 रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन, देखिए आईआर स्पेक्ट्रा
में जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो बिलो 1500 का जो रीजन है वो आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका 1500 से लेकर के 500 तक का जो रीजन है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में भी इन्होंने सेम ही क्वेश्चन कर लिया कि भाई फिंगरप्रिंट रीजन बताओ। अभी तो बताए थे भाई 1500 से नीचे वाला जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है। ये एक IR स्पेक्ट्रा मैं आप लोगों के लिए मैंने अभी भी ड्रॉ किया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो IR स्पेक्ट्रा है वो मिड IR रीजन जो होता है आपका 600 जो 66 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है मिड IR रीजन, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। और जो IR स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बिलो 1500 जिसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं, एक 1500 से लेकर के 4000 तक का जो रीजन उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक पीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो उनको पहचानने के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की पीक है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन में यानी कि 1500 से ऊपर आती है, ठीक है। अब फिंगरप्रिंट रीजन यानी कि 1500 से नीचे आपको केवल बेंडिंग वाइब्रेशन की पीक मिलेगी। स्ट्रेचिंग भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की पीक होती है वो आपको मिलेगी कब? 1500 से ज्यादा। तो अभी अभी जो हमने बात की थी कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा ही बेंडिंग से ज्यादा होती है, वो यहाँ प्रूव हो गई कि स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशंस हैं वो 1500 से ऊपर अपीयर हो रहे हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन 1500 से नीचे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अब 1500 से नीचे वाले को फिंगरप्रिंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस आते हैं और कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का, दो कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट रीजन में कभी भी सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आई है आपको? एनांशियोमर को छोड़ दो तो दो आपके जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी, उनका IR स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट रीजन में कभी सेम नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी कंपाउंड की पहचान स्थापित करने के लिए फिंगरप्रिंट को यूज लेते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन को, जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज लेते हैं किसी भी इंसान की पहचान स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दो इंसानों का जैसे DNA एक नहीं होता, DNA फिंगरप्रिंट एक नहीं होता, वैसे ही दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फिंगरप्रिंट रीजन में IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं होता, इसलिए उससे उसकी पहचान साबित करने में ईजी होता है। अब जो टेबल आपके सामने है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं और जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो ये प्रैक्टिस के साथ आता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक बॉन्ड लेते हैं। सबसे पहले CH बॉन्ड हमने लिया, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो देखो 3000 के आसपास आती है ना। और इसकी जो बेंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1400 के आसपास आती है, 1450 से लेकर के 1375 तक, ठीक है। अब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये तो था एल्केन का, है ना। अब हम एल्कीन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं, एल्कीन की यानी कि डबल बॉन्ड्स वाला कार्बन और उससे बंधा हुआ हाइड्रोजन। तो ये वाला जो CH बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3000 से 3100 तक यानी कि 3000 से ऊपर होती है, ठीक है। और एल्कीन में जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है जिससे एल्कीन की पहचान की जाती है वो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन 650 से लेकर के 1000 तक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो स्ट्रेचिंग है यानी कि कौन सा स्ट्रेचिंग, जो एरोमेटिक रिंग से जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो वाली स्ट्रेचिंग, ठीक है, वो वाला CH बॉन्ड, एरोमेटिक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का CH बॉन्ड, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी 3050 से लेकर के 3150 तक। आप इनको लिखते चले जाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, वो उसकी रेंज है वो है 690 से लेकर के 900। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की इससे पहचान की जाती है, इसी तरह से एल्किन्स की पहचान इससे की जाती है। इस जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है ना, इन ये दोनों इंपॉर्टेंट है और पहचानने में यूज होते हैं, एल्किन्स को और एरोमेटिक कंपाउंड को, ठीक है। अब एल्काइन की देख लेते हैं, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन और उससे बंधा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। इनके बीच का जो CH बॉन्ड है उसकी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, वो आपकी 3300 है ना, 3300 है। तो आपने देखा नंबर 1 3000 के आसपास थी, फिर वो थोड़ी सी बढ़ करके कहाँ गई, आपका 3000 से ऊपर हो गई 3100 तक, नंबर 2 एल्किन में, और नंबर 3 एल्काइन में आप देखो और ज्यादा चली गई, ठीक है। इसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप याद रखना इस पॉइंट को। इसके अलावा CH फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्डिहाइड उनमें भी होती है, आप जानते ही हो, ये देखो एल्डिहाइड में CH बॉन्ड होता है, ठीक है। ये स्पेशल CH बॉन्ड होता है और इसकी 2 पीक आती है, ठीक है। फर्मी रेजोनेंस की वजह से इसकी 2 पीक आती है, और वो आती है, एक तो आती है 2900 से 2800 के बीच में और एक आती है 2800 से 2700 के बीच में। 2 पीक आती है, इन दोनों पीकों से एल्डिहाइड को पहचानने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड में CH
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी इंपॉर्टेंट थी वो हमने सारी ले ली है, ये आपको सारी याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं, उनमें सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और फिर एल्कीन में और एरोमेटिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और फिर एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का तो कोई ज्यादा यूज नहीं है इस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, क्योंकि ये लगभग लगभग हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, इसलिए कोई किसी कंपाउंड की पहचानने में इसको यूज नहीं लेते। एल्किन की पहचान और एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान के लिए हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसको यूज लेते हैं, वो आपकी 1680 से 1600 के आसपास आती है, और एरोमेटिक कंपाउंड वाली थोड़ी सी कम होती है इससे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अब आप जानते हैं बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया ना, बॉन्ड देखिए ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको स्ट्रेचिंग करने में जोर तो आएगा ही ना, यानी कि आपकी स्प्रिंग यदि जितने ज्यादा मोटे वायर की है आपको उसको खींचने में उतना ही ताकत आती है, ठीक है। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको स्ट्रेचिंग करने में भी उतना ही जोर आएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिए कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो आपका फ्रीक्वेंसी है 1680 के आसपास, ठीक है, 1680 से 1600, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 2100 से 2250। बात आपको समझ में आई? तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता चला गया उसको स्ट्रेच करना उतना ही मुश्किल है, उसको खींचना उतना ही मुश्किल है भाई, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ गई। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्राइल्स में, है ना, उसमें भी देखो ये दोनों और ये दोनों सेम एक ही रेंज की है, क्यों? क्योंकि दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसकी भी 2260 से लेकर के 2240 तक होती है, ठीक है, यानी कि उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है कार्बन वाले से, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है ऊपर नीचे। वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है, वैल्यूज आप लिखते चले जाइए, याद करनी है आपको। अब आ गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, वो आ गया। उसमें कार्बोनिल ग्रुप में देखो 1700 की वैल्यू में यदि कोई भी वैल्यू हो 1700 से लेकर के 1800 के बीच में, वो सारी कार्बोनिल ग्रुप की होती हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप के आप जानते हो कितने सारे वेरिएंट हैं। यदि यहाँ दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा, एक तरफ आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, एक तरफ OH लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, एक तरफ X लगा दोगे तो आपका एसिड क्लोराइड हो जाएगा, OR लगा दोगे तो आपका एस्टर हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, NH2 लगा दोगे तो आपका एमाइड हो जाएगा। इन सारे फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को हम C डबल बॉन्ड O फ्रीक्वेंसी से पहचानते हैं, ठीक है। अब इसकी रेंज होती है 1700 के आसपास। तो एल्डिहाइड के लिए देख लो, एल्डिहाइड के लिए 1720 से लेकर 1740 तक, ठीक है। कीटोन की कुछ कम होती है, 1715 के आसपास इसमें पीक आती है, 1705 से लेकर 1725 यहाँ रेंज लिखी हुई है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 1725 से लेकर 1700 तक की रेंज है ना, यानी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना पकड़ लीजिए कि 1750 ये मान लीजिए आपकी 1800 से लेकर के 1700 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल बॉन्ड यानी कि C डबल बॉन्ड O की पीक आती है, ठीक है। जैसे आप एस्टर लेंगे तो एस्टर आपका 1750 तक चला गया, ये देखिए एस्टर में ध्यान रखिएगा, एस्टर में थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। इन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना, इन तीनों की एक जैसी एक ही रेंज की है, लेकिन आपका एस्टर होता है वो आपका 1750 तक चला जाता है, ठीक है, ये ज्यादा होती है। एमाइड आपकी कम हो जाती है, याद रखना, एमाइड 1700 से नीचे हो गई, इसका रीजन हम बात करेंगे। एमाइड की फ्रीक्वेंसी होगी 1680 के आसपास, यानी कि 1700 से कम हो गई, तो याद रखिएगा एमाइड इस रेंज में आता है। एनहाइड्राइड में दो पीक आती है, एक 1810 के आसपास और एक 1760 के आसपास, ये याद रखिएगा। एनहाइड्राइड के लिए उसको पहचानने के लिए दो पीक आती है C डबल बॉन्ड O की। एसिड क्लोराइड में भी 1800 के आसपास पीक आती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक तो एमाइड याद रखना है आपको, एस्टर याद रखना है, और एक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रेंज है 1700 से लेकर 1740 के आसपास। मतलब अब यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एल्डिहाइड की हल्की सी ज्यादा है ना। कीटोन की जो लोअर रेंज है इन्होंने 1705 दिखा रखी है, ठीक है। एल्डिहाइड की जो लोअर रेंज है वो 1720 दिखा रखी है, यानी कि एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी है कीटोन से हल्की सी ज्यादा होती है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की सेम रेंज की होती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एमाइड की बस आप याद रखना 1700 से नीचे आ गई बेचारी, 1680 पे आ गई एमाइड की, रीजन हम डिस्कस करेंगे इसका। अब आपका CO सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग, CO सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग किस किस में होता है देख लो, एल्कोहल में होता है, ईथर में होता है, एस्टर में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, एनहाइड्राइड में होता है, इन सब में CO सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1000 के आसपास, 1000 से लेकर के 1300 तक की रेंज है इसकी। ये इन सारे फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में
हेल्प करता है आपका CO स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसी तरह से OH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। OH किस में होती है? अल्कोहल और फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में OH फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक तो फ्री OH हो या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। देख लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या फ्री हो, तब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो ये रेंज है 3600 से 3650। किसकी? OH की। कब? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता। कब नहीं होता? या तो उसको फ्री OH लिखें या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखें, ठीक है। तब रेंज होती है 3600 से 3650। यदि हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां दिखाई हुई है, ठीक है, इसका मतलब वहां पर रेंज आएगी 3200 से 3400, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड यदि वहां पर है तो OH की जो रेंज है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो होता ही है OH, आपको पता है ना, ये देखो। तो ये जो OH है इसकी रेंज आपकी और थोड़ी सी कम हो गई, और ये आती है 3000 के आसपास आती है। वैसे इन्होंने रेंज लिखी हुई है 2400 से लेके 3400, ठीक है। तो आप देखना जरा, ये फ्री OH है बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, इससे कम हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और कम हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भैया ना। अब NH स्ट्रेचिंग किस में होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन्स में होता है, एमाइड में होता है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग इसकी 3500 से लेकर के 3100 के बीच में आती है, और बेंडिंग इसकी 1600 के आसपास आती है। एमिन्स में एक बॉन्ड और होता है, C सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी 1300 के आसपास आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। तो इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, इनके बेसिस पे हम कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। अब टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शोज CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग एब्जॉर्प्शन फॉर एरोमेटिक रिंग। ये देखो भाई क्या पूछा इन्होंने, एरोमेटिक रिंग में जो CH बॉन्ड होता है उसकी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, आउट ऑफ प्लेन, और वो भी बेंडिंग वाइब्रेशन की, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, अभी हमारी टेबल में ये था। कहाँ है मैं बता देता हूं आपको, फिर आप कहोगे कि सर 10 मिनट आपने केवल टेबल डिस्कस की है। तो वो क्यों डिस्कस की है, जो देख लो जरा। ये यहाँ पर मैंने साफ किया है ना, ये देखो, दो मैंने साफ किए हैं, और अब मैं वापस गोला करूंगा, है ना। ये वाली जो है वो 690 से लेके 900 तक, ये आपकी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। और एल्किन के लिए आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग आपकी ये है 650 से लेके 1000 तक। कुल मिला के रेंज आपकी एक जैसी है ना। ये स्पेसिफिक रेंज है दोनों की, आप याद रखेंगे, ठीक है। एल्किन और आपका एरोमेटिक के लिए आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। ये जो मैंने अभी वाइब्रेशन बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन ही मैंने बताए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ बताया नहीं है आपको, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एरोमेटिक रिंग के लिए CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की रेंज आपकी ये हो गई 650 से लेकर 900। ये इंपॉर्टेंट है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है, इतनी आसानी से ये याद नहीं रहता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है कि CH की जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है वो कितनी है एरोमेटिक रिंग में, तो भाई वो 650 से लेकर 900 तक की रेंज है ना। आपको पता चल गया, एरोमेटिक कंपाउंड CH बेंडिंग, और वो भी कौन सा? आउट ऑफ प्लेन, कितना? 650 से लेके 900, ओके। ACF 2011 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है अल्कोहल का, और उसमें OH स्ट्रेचिंग पूछी है। तो भाई अल्कोहल का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर नहीं है, तो फ्री OH है। फ्री OH की जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी तो मैंने आपको बताई थी 3600 से लेकर 3650 तक। अब देखो, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको यदि ये नहीं पता हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी कि नहीं है, कुछ नहीं पता हो, तो भी आप यही आंसर टिक करेंगे, क्योंकि बाकी सब में देखो कोई भी 3600 3200 के आसपास वाला ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कॉमन सेंस के आधार पे ये तीनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक आपका अकेला बचेगा 3650 से लेके 3550, वो ही सही है। यस, फर्स्ट ग्रेड 2011 में इन्होंने वापस पूछ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डेड का पूछ लिया इस बार। उसमें उन्होंने डाइल्यूट का पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में, इस बार उन्होंने पूछा है हाइड्रोजन बॉन्डेड जो OH ग्रुप है उसकी IR फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसकी तो भाई 3200 से लेके 3400 तक होती है। हमने अभी अभी याद किया है, हमने क्या याद किया है, हमने बहुत अच्छे से याद किया है कि आपका अब अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सारा बता देता हूं, है ना। ये जो नंबर 1 ऑप्शन है, अच्छा इसका आंसर तो नंबर 2 है, ठीक है। अब आपका जो नंबर 1 ऑप्शन है 3650 से लेकर के 3590 तक, ये आपका हो गया एक तरह से फ्री OH वाला, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उसकी रेंज 2500 से लेके 3000 तक की रेंज है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH होता है उसकी रेंज। और ये जो 3400 और 3200 तक की जो रेंज होती है वो आपके H बॉन्डेड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो OH ग्रुप होता है उसकी रेंज होती है, ठीक है। इस एक ही क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन है, इसका आंसर तो भाई 2 था, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला। ACF 2011 में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पीक पूछी है किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की पूछी है। कार्बोनिल ग्रुप की तो आपको पता है ये 1700 के आसपास की रेंज में आती है। ये लो भाई 1720 से लेकर 1706 तक की रेंज में
आपकी कार्बोनिल ग्रुप की पीक आती है, कोई डाउट नहीं है, दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है। केमिस्ट 2021 में इन्होंने कार्बोनिल ग्रुप की पीक पूछी है मिथाइल एसीटेट में, ठीक है। अब मिथाइल एसीटेट तो आप जानते हो क्या होता है, एस्टर होता है, ये एस्टर है। अब एस्टर में आप जानते हो 1750 के आसपास पीक आती है, यानी कि आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और एमाइड में आप जानते हो 1680 मैंने बताई थी, एमाइड में कम हो जाती है 1700 से, ठीक है। तो एस्टर में 1750 के आसपास। अब आप इसमें ढूंढेंगे तो आप इसमें नंबर 2 ही ऑप्शन टिक लगाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ये 1500 तक अटक गई है, 1100 तक अटक गई है, और भी नीचे है। तो ऑप्शन इसमें एक ही बचता है, कार्बोनिल ग्रुप की पीक 1700 के आसपास आती है, यही बचता है। और ऑप्शन एस्टर में देखो 1750 चला जाता है। यदि यहां पर ये 1700 से 1750 देते तो भी हम ये इसी को टिक करते, ठीक है। एमाइड में याद रखिएगा 1680 थोड़ी सी कम हो जाती है, रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। टेक्निकल एजुकेशन 2014 में इन्होंने पूछा, इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड। अच्छा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपके पास है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड मिलता है इस फ्रीक्वेंसी रीजन में, है ना, ड्यू टू OH स्ट्रेचिंग। अच्छा, बता भी दिया इन्होंने कि OH स्ट्रेचिंग की वजह से मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो ब्रॉड बैंड मिलता है स्ट्रॉन्ग, वो CO स्ट्रेचिंग की वजह से मिलता है इस रेंज में। अच्छा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या, अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल हो गया, ये भी कोई पूछने की बात है ना। ये देखो, ये आपका OH स्ट्रेचिंग की रेंज और ये CO स्ट्रेचिंग की रेंज, तो अल्कोहल हो गया, और अल्कोहल बेचारा एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें आंसर हो गया। ओके, चलते हैं आगे। अब आपका हो गया, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन पीक हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये पीक है आपको अच्छा, इन्होंने बोला है कि एक टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2022 में है, इन्होंने बोला है ये 4 पीक है, 1 2 3 4, ये आती है एक मॉलिक्यूल के हायर स्पेक्ट्रम में। आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, अरे भाई हम इसमें तो हमारी मास्टरी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैंड एट 3300। अब 3300 की जो पीक है वो या तो OH स्ट्रेचिंग की आती है ना, या तो आपकी OH स्ट्रेचिंग की आती है, या आपकी आती है, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। देखते हैं, एक बैंड आता है इस पे और एक बैंड आता है इस पे। भाई ये तो CH स्ट्रेचिंग है ना, 3000 के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3000 से नीचे, 3000 से ऊपर होता तो 3000 से ऊपर होता तो ये वाली CH स्ट्रेचिंग हो सकती थी, लेकिन ये 3000 से नीचे है, ये यही है। ये आपको पता है ना, CO स्ट्रेचिंग, एस्टर और आपका ईथर, आपका अल्कोहल, इन सब में सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, उसकी ये पीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका ये 3300 की पीक, अब देखो 3300 की पीक कीटोन में नहीं आती है ना, कीटोन की पीक तो उन्होंने देखी ही नहीं है, तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, 1700 के आसपास कोई पीक नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ईथर है थर्ड ऑप्शन। ईथर में भाई 3300 की पीक क्यों आएगी, क्यों आएगी, कोई रीजन ही नहीं है 3300 की पीक आने का, क्योंकि ईथर में केवल एक ही पीक आती है, C डबल बॉन्ड O की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1000 के आसपास। ओके, तो ये ईथर भी नहीं हो सकता। अब ये क्या बचा, अल्कोहल बचा। हाँ, बात एकदम सही है, अल्कोहल में आपके ये हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल की पीक हो गई 3300 की, OH स्ट्रेचिंग की, और आपका 2 CH स्ट्रेचिंग हो गया और एक CO स्ट्रेचिंग हो गया, एकदम ओके, सही है, आपको पकड़ में आ गया कैसे हमने किया। ये आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स की पीक इसमें नहीं है, कार्बोनिल की पीक नहीं है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। और ईथर यदि होगा तो भाई 3300 पे पीक क्यों आएगी, ठीक है, इसलिए ईथर भी नहीं है। केमिस्ट 2021 में इन्होंने सवाल किया है कि इस रेंज में एक ब्रॉड बैंड मिलता है ना, तो और वो जो ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ना, मतलब इन्होंने ये कहा है कि एक ब्रॉड बैंड मिलता है, ठीक है। किस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा में, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंपाउंड है ना, इसके स्पेक्ट्रम में ये ब्रॉडबैंड मिलता है, तो ये किसकी वजह से है बोल करके, तो भाई अभी अभी तो हमने देखा था कि जो OH स्ट्रेचिंग है उसकी 3 पीक होती है, 3600 से 3650 तक, वो तो होती है फ्री OH की, फिर 3200 से 3400 तक होता है H बॉन्डेड, और उसके नीचे 2500 से लेकर के आपका 3000 तक आता है, वो आपका OH स्ट्रेचिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये OH स्ट्रेचिंग है। तो आपने देखा OH स्ट्रेचिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और C डबल बॉन्ड O की जो स्ट्रेचिंग है उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नंबर 1, ठीक है, कि OH स्ट्रेचिंग है ना। मेरा गला काफी सूख गया है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट करनी है। अब IR स्पेक्ट्रा में हम लोग मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ गए हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते होते हैं। यदि ये टॉपिक जिसने IR में सीखा होता है, IR उसी ने सीखी होती है, बाकी सब
बाकी सब तो सिर्फ रटा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो यही टॉपिक है, ओके। तो आईआर में जो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने है ना, 1/2πc और √k/μ। अब के क्या है? के है आपका फोर्स कांस्टेंट, डाइन पर सेंटीमीटर उसकी यूनिट है। फोर्स कांस्टेंट बताता है कि एक बॉन्ड कितना स्टिफ है ना, यानी कि एक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है फोर्स कांस्टेंट उसका उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। आपका म्यू क्या है? म्यू है आपका रिड्यूस्ड मास। क्या है? रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला ये होता है m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और m1 m2 क्या है? जो दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनके मास हैं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास और फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब सबसे पहले हम ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी है इसको कौन कौन से फैक्टर हैं, है ना, जो अफेक्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, वो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला देखते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट भाई क्या होता है? एक बॉन्ड की स्टिफनेस को बताता है, एक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना मजबूत है उसको बताता है फोर्स कांस्टेंट। तो भाई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको स्ट्रेचिंग करने में उतनी तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है, उसको खींचने में उतनी एनर्जी चाहिए, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, यानी कि फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहा। फोर्स कांस्टेंट जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। तो जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इधर से इधर बढ़ रही है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बात आपको समझ में आ गई? तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। ये देखो 2150, डबल बॉन्ड में 1650 और सिंगल बॉन्ड में केवल 1200, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की केवल 1200, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट काफी कम है। आपको समझ में आ गया क्या? बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे दो एटम के बीच में, है ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगला फैक्टर है रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास आपने फॉर्मूले में भी देखा, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ओके। फॉर्मूला आपने देख ही लिया, m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हम रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। अब रिड्यूस्ड मास में देखो भाई, अब आप ये जो सारे बॉन्ड हैं CH, CC, CO, CCl और CBr, CI, इनका रिड्यूस्ड मास आप निकालते चलो। इधर से इधर आप जाओगे तो रिड्यूस्ड मास बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक एटम तो कांस्टेंट है, देखो कार्बन, दूसरे का मास बढ़ता जा रहा है ना, दूसरे का मास बढ़ता जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन उसका मास 1 है, यहाँ कार्बन का 6 है, इसका 8 है, क्लोरीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का उससे भी ज्यादा, आयोडीन का मास उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो मास बढ़ता जा रहा है दूसरे का। ऐसी सिचुएशन में आप रिड्यूस्ड मास कैलकुलेटर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा रिड्यूस्ड मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड मास इधर से इधर बढ़ता गया तो फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई। ये देखो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3000 है, तो CI स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी केवल 500 सेंटीमीटर इनवर्स है। आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिड्यूस्ड मास इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ रहा है, इसलिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो रही है? कम हो रही है। डेटा आपके सामने है, ठीक है। स्क्रीन वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से देख लेना, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लेना, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से CD एक बॉन्ड और है, CH बॉन्ड और CD, यानी कि ड्यूटेरियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी देख लेते हैं। रिड्यूस्ड मास इसका ज्यादा है, CD का रिड्यूस्ड मास है वो म्यू म्यू जो है वो ज्यादा है इसका, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। ये देख लो, इसकी 3000 से ऊपर है और इसकी 2228 के आसपास आ गई CD की। इसी तरह से आप OH और OD में भी कंपेयर कर सकते हो। OH की जो फ्रीक्वेंसी है 3600 के आसपास आती है, आपने अभी तो देखा है, और OD की फ्रीक्वेंसी यानी कि ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड है वो 2630, यानी कि आपका जो रिड्यूस्ड मास है वो ज्यादा है OD में और CD में, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इनकी कम है। तो ध्यान रखना रिड्यूस्ड मास कैसे बढ़ता है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे कम होती है। थर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हमेशा ही ज्यादा होती है, बेंडिंग से और स्ट्रेचिंग में भी एसिमेट्रिक की ज्यादा होती है, सिमेट्रिक से ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए CH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3000 के आसपास आती है, लेकिन CH की जो बेंडिंग होती है वो 1340 के आसपास ही है, इसका मतलब स्ट्रेचिंग की हमेशा ज्यादा होती है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टाइप ऑफ वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करती है। फोर्थ फैक्टर है इसमें इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर का क्या फर्क पड़ता है। अब आप जानते हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp, यहाँ पर है sp2 और एल्केन में है sp3, ठीक है। अब परसेंटेज एस करेक्टर आप जानते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ रहा है। आपके जो एल्केन है उसमें केवल 25% है परसेंटेज एस करेक्टर, और इसमें आपका 50% एस करेक्टर है, किसमें? एल्काइन में, ठीक है। तो परसेंटेज एस करेक्टर इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो उस ये जो बॉन्ड है सी एच बॉन्ड है ना, सी एच बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, एक ही बात है इधर से इधर आने पर। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि एल्काइन में जो सी एच बॉन्ड होता है वो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, किससे, एल्केन में जो सी एच बॉन्ड होता है उससे। जब बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड छोटा है तो मजबूत है, मजबूत है तो उसको स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है उसको स्ट्रेच करने में फ्रीक्वेंसी आपकी चली गई 3300 के आसपास, जबकि इसकी आपकी 3000 से नीचे है 2900। आपको समझ में आ गया क्या कि परसेंटेज एस करेक्टर यदि बढ़ता जा रहा है, या सॉरी यहाँ पर कम हो रहा है, तो परसेंटेज एस करेक्टर यदि कम हो रहा है तो आपका बॉन्ड है वो लंबा होता चला जाएगा, यानी कि वीक होता चला जाएगा, उसको स्ट्रेच करना इजी होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो परसेंटेज एस करेक्टर कम, आपका फ्रीक्वेंसी हो गई कम। ठीक है, याद रखना, डेटा आपके सामने है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अभी हमने देख लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखिए क्या होता है, जैसे एक ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखिए बॉन्ड बन रहा है। तो इस बॉन्ड की वजह से क्या हुआ, ये जो OH का बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथनिंग हो गई। बॉन्ड लेंथनिंग का मतलब ये कमजोर हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। जैसे ही बॉन्ड लंबा हुआ वैसे ही कमजोर हुआ, जैसे ही कमजोर हुआ उसको स्ट्रेच करना आसान हो जाता है। इसीलिए इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड OH की फ्रीक्वेंसी जो फ्री OH है उससे कम होती है। देखिए फ्री OH की 3600 से लेकर 3650 के बीच में है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड की 3200 से 3400 के बीच में होती है OH की फ्रीक्वेंसी। तो आपको समझ में आ गया क्या कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, लोअर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो OH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथनिंग हो जाती है, यानी कि बॉन्ड लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो स्ट्रेचिंग करना इजी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ओके, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। अब हमने यूवी वाले टॉपिक में देखा है कि कंजुगेशन का लेमडा मैक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेमडा मैक्स बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन का इफेक्ट में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, वो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आपने कीटोन में देखा होगा, कीटोन में CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1715 आती है, ठीक है। अब एमाइड में कितनी आती है, ये 1690 या 1680 के आसपास ही आती है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, एमाइड में CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1680 क्यों आई, कम क्यों हुई, उसका रीजन यहाँ है। एमाइड में NH2 के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में आ गया है। इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ शिफ्ट होगा और वो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के वो ऑक्सीजन पे चले गए। सिचुएशन हो गई आपकी ये, इसमें आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो गया। फ्रेंड्स देखिए, C डबल बॉन्ड O क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी कि अब आप जानते हैं यहाँ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो इसको स्ट्रेच करना इजी हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से वीक होता है, तो स्ट्रेच करना इजी हो गया। इजी हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसीलिए कीटोन में ये जो आपका क्या बोलते हैं C डबल बॉन्ड O है, ये इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, लेकिन एमाइड में कंजुगेशन की वजह से C डबल बॉन्ड O में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से वीक होता है, इसलिए इस आसानी से स्ट्रेच होता है। कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, इसलिए एमाइड में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कम ही चाहिए स्ट्रेचिंग के लिए 1680, जबकि कीटोन में 1715। तो कंजुगेशन का इफेक्ट क्या हुआ भाई, कंजुगेशन ने आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डाउन कर दिया, CO बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दिया, जो 1715 के आसपास थी उसको 1680 के आसपास ले आया। लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रिंग स्ट्रेन ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो ये तीनों कंपाउंड है, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन। फ्रीक्वेंसी कौन सी देख रहे हैं हम लोग, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो 6 मेंबर्ड जो रिंग है आपकी, उसकी तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही होती है जो नॉर्मल वैल्यू है। जो नॉर्मल वैल्यू कीटोन की कितनी है, 1715। तो यहाँ पर भी 1715 है, लेकिन जैसे जैसे रिंग में मेंबर्स का नंबर कम होता चला गया है ना, ये देखिए यहाँ पर 5 ही मेंबर है, यहाँ पर 4 मेंबर है रिंग में, ये साइक्लोब्यूटेनोन है, ये पेंटेनोन है, ठीक है। तो जैसे जैसे रिंग में नंबर कम होता चला गया, वैसे वैसे बेयर की स्ट्रेन थ्योरी आपने पढ़ी है ना, रिंग में स्ट्रेन बढ़ता चला गया है ना, रिंग स्ट्रेन जो वो बोलते हैं, विकृतिवाद का सिद्धांत बोलते हैं। तो रिंग में विकृति बढ़ती चलेगी, स्ट्रेन बढ़ता चला गया, स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखना, ये देखो 1715 से यहाँ 1745 हुआ, यहाँ 1780 हुआ। आपको क्या याद रखना है,
आपको ये याद रखना है कि यदि रिंग है और उसमें आपका नंबर, रिंग में मेंबर्स का नंबर कम हो रहा है तो रिंग स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, रिंग स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसको स्ट्रेच करना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि रिंग में स्ट्रेन आ गया, विकृति आ गई, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि रिंग स्ट्रेन बढ़ता है, रिंग में नंबर ऑफ मेंबर कम होते हैं तो रिंग स्ट्रेन बढ़ता है, रिंग स्ट्रेन बढ़ता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और कुछ है क्या, देख लेते हैं, कुछ है क्या आईआर में, कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि रिवीजन आपका चल रहा है स्ट्रॉन्ग से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।